मैं बहुत सुंदर और हसीन थी, इसलिए शादी से पहले हर रोज मेरे लिए रिश्ता आ जाता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरा बाप चाहता था कि मैं डॉक्टर बनकर उसका नाम रोशन करूं। मगर जब मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते थे, तो मेरी माँ मुझसे कहती थी कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहती कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। मगर यह सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ जाता था और वह कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, डॉक्टरी बाद में कर लेना। मगर मेरा बाप नहीं मानता था, इसलिए मेरी माँ एकदम वाले बाबा के पास गई। उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी कराना चाहती हूँ, मगर उसका बाप नहीं मान रहा। कोई ऐसा तावीज दें कि उसका बाप शादी के लिए फौरन मान जाए। दम वाले बाबा ने मेरी माँ से 10,000 रुपए लिए और ऐसा तावीज दिया कि मेरा बाप मेरी शादी के लिए मान गया। यह रिश्ता दरअसल मेरे बाप के दोस्त के बेटे के लिए मांगा था और कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। यह सुनकर मेरे बाप ने शादी के लिए फौरन हाँ कर दी और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसीलिए मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरा पति अपने बाप का व्यवसाय संभालता था, इसलिए वह सुबह से शाम तक व्यस्त रहता था। मैं उसके घर गई तो ऐशो आराम देखकर मैं चकित रह गई। मेरे पति ने मेरी सेवा के लिए नौकरानियां रखी हुई थीं, मगर उसका एक नौकर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। उस नौकर ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ काफी सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर का सदस्य समझते हैं। यह सुनकर मैंने भी उसे खास अहमियत देना शुरू कर दी। वह एक दिन मेरे कमरे में आ गया तो मैं अभी तक अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। उसने मुझे थका थका देखा तो कहने लगा कि आप लेटे लेटे थक गई होंगी। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके पैर दबा दूं। यह सुनकर मैं, जो सुंदर और हसीन थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे पति के अलावा किसी पुरुष ने नहीं छुआ था और न ही मैंने किसी नौकर से कभी पैर दबवाए थे, इसलिए मैंने फौरन इनकार कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे पैर दबाए, कोई पुरुष मुझे छुए। यह सुनकर वह चुप हो गया और मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसकी बात का जवाब बहुत सख्ती से दिया था। शायद वह पहले भी ससुराल वालों के ऐसे काम करता होगा, मगर मैंने साफ मना करके उसका दिल तोड़ दिया था। दरअसल मैं बहुत नरम दिल थी, इसलिए मुझे बाद में बहुत अफसोस होने लगा। मैं उसके बारे में सोचने लगी कि यह नौकर तो काफी जवान और सुंदर है, मुझे उससे पैर नहीं दबवाने चाहिए थे। शायद मेरे पति को यह बात अच्छी न लगे। अगले दिन भी ऐसा हुआ। नौकर ने यही बात मुझसे दोबारा कही। मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी, इसीलिए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिए और उसे कहा कि तुम मेरे पैर दबा दो। यह सुनकर वह खुश हो गया। उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। वह इतने धीरे धीरे पैर दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। यह देखकर वह नौकर कहने लगा, मालकिन आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पर लेट जाइए, मैं आपके पैर दबाता रहूंगा। मैं जैसे बेहोशी में थी, इसलिए फौरन बिस्तर पर लेट गई। वह नौकर बिस्तर पर आ गया और मेरे पैर दबाने लगा। उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे सोई रही। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह अभी तक मेरे पैर दबा रहा था। यह देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने हाथ बढ़ाकर अपना पर्स खोला और कुछ नोट निकाले और उस नौकर के हाथ में रख दिए। यह देखकर वह शर्माने लगा और बोला, मालकिन आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी तनख्वाह अच्छी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि यह पैसे तुम्हारी मेहनत का फल है। यह सुनकर उस नौकर ने मुझसे वह पैसे ले लिए और मेरे कमरे से निकल गया। मेरा पति रात को देर से आता था, इसीलिए शाम को मैंने फिर उस नौकर को अपने कमरे में बुला लिया और उससे कहा कि तुम्हारे मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, इसलिए जब तक मेरा पति घर नहीं आता तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना। शायद नौकर को पैसों का लालच आ गया था, इसलिए वह मेरी बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, मैं आपका मामूली सा नौकर हूं, आपका पेट दबा देता हूं ताकि आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे हाथों में जादू है, इसीलिए तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मालिश करवा लेती है। यह सुनकर मैं चौंक गई। मुझे मेरी सास ऐसी नहीं लगती थी, मगर वह नौकर झूठ बोलने वाला लगता नहीं था। मुझे ससुराल आए 1 महीना हो गया था, इसलिए मैंने नौकर को परख लिया था। वह मुझसे हर बात सच ही कहता था। मेरे घर में नौकरानियां भी काम करती थीं, मगर वे झूठी और बेईमान थीं। वे मुझसे जो बात सुन लेती थीं, उसे पूरे मोहल्ले में कह देती थीं। मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती थी। यह नौकर इस घर का पुराना नौकर था,
इसीलिए मैं उस पर भरोसा कर सकती थी। नौकर भी मेरे कमरे में आता था, मगर अपनी नजरें झुकाकर रखता था। वह मेरे शरीर को हाथ लगाता, मगर उसकी नीयत खराब नहीं थी। ऐसा हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है, हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है, तुम भी हर वक्त नींद में रहती हो। रात को भी घर आता हूं तो तुम गहरी नींद में सोई होती हो। दिन को मेरे पास वक्त नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो। यह सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि यह सब कुछ नौकर की मालिश की वजह से हो रहा है। मेरे पति की शिकायत सही थी। मुझे रोज रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए था। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज रात जब नौकर मुझे मालिश करने के लिए कहेगा तो मैं इनकार कर दूंगी, ताकि मुझे नींद न आए और मैं अपने पति के लिए जागती रहूं। शाम हुई तो मैं नहाकर खुद को खूब तैयार किया और दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आया तो उसने मुझसे मालिश के लिए पूछा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह बिचक गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए फौरन दूध पी लिया और अपने पति का इंतजार करने लगी। मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। जब मैं जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं? यह सुनकर मैंने अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा। वह खाली था। यह देखकर नौकर कहने लगा, मालिक को जरूरी काम था, वे तो नाश्ता करके चले गए हैं। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही, मगर वह सुबह होते ही ऑफिस चला गया। मैंने नौकर से कहा कि मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल आया। तभी मैंने अपने शरीर की तरफ देखा तो चौंक गई। रात मैंने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था, मगर अब मेरे शरीर पर दूसरे कपड़े थे। मगर मैंने अब भी गहने पहने हुए थे। मेरा सिर भारी होने लगा। मुझे यह सोचकर चक्कर आने लगे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया था, मगर मुझे कुछ याद न आया। मेरा दिल घबराने लगा और मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। इसलिए नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि शरीर दबा दो। यह सुनकर वह बिस्तर पर आ गया और मुझे दबाने लगा। उस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा पति अचानक घर आ गया। मैंने उसे देखा तो उस पर बरस पड़ी। मैं रात को तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही, मगर तुम नहीं आए। यह सुनकर मेरा पति कहने लगा, लेकिन मैं रात को कमरे में आया था तो तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। यह सुनकर मैं चौंक गई। मगर मेरे कपड़े किसने बदले? और नींद पूरी होने के बावजूद मेरा शरीर दर्द कर रहा है। मैं सोचने लगी। तब मेरा पति कहने लगा, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज रात को भी एक काम के सिलसिले में जाना है, इसलिए देर हो जाएगी। मगर अभी मेरे पास 4-5 घंटे हैं। अगर तुम कहो तो हम अभी कहीं बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर मेरा मूड खुद ब खुद ठीक हो गया और मैं सारी रात वाली बातों को भूल गई और खुश हो गई। शादी के बाद यह पहला मौका था कि मैं अपने पति के साथ कहीं घूमने के लिए जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा पति गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करने लगा। उसी वक्त नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझसे पूछा, मालकिन आप कहीं जा रही हैं? यह सुनकर मैंने उससे कहा, हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? यह सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूं, मगर आपको यही सलाह दूंगा कि आप बाहर नहीं जाएं, क्योंकि आपका शरीर थक जाएगा। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा, तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। ये कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खरी खोटी सुनाई। वह भी अपनी औकात जान गया था। तभी तो जब मैं घर आई तो वह मेरे सामने नहीं आया। मेरे पति मुझे गेट पर उतारकर वापस जा चुके थे। जबकि मैं अंदर आई तो मेरा सारा शरीर बुरी तरह दुख रहा था। शायद मेरे शरीर को मालिश की आदत हो गई थी। तभी रात होते ही वह मालिश के लिए तड़पने लगता था। लेकिन मैंने उस नौकर को नाराज कर दिया था, इसलिए आज वह मेरी मालिश करने नहीं आया। मगर मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उसे नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वह नौकर मेरे कमरे में आ गया। मेरे बिस्तर पर बैठ गया और चुपचाप मेरे पैर दबाने लगा। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे इतना बुरा भला कहा, मगर उसने मेरी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैंने उसे चुप देखा तो कहने लगी, मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें खरी खोटी सुनाई।
मगर मैं इतने दिनों के बाद अपने पति के साथ कहीं जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारा टोकना बुरा लगा। इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे इस काम के पैसे देती थी, मगर अभी भी मुझ में इंसानियत जिंदा थी। इसलिए मैंने मालकिन होकर भी नौकर से माफी मांग ली, क्योंकि वह भले ही नौकर था, मगर वह एक इंसान भी तो था। मेरी बात सुनकर वह नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ। इस काम के लिए मैं आपसे तनख्वाह लेता हूँ, इसलिए आपको हक है कि आप जो चाहें मुझे कह दें। यह सुनकर मैं चुप हो गई, मगर मैंने सोच लिया था कि आइंदा उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। वह उस रात देर तक मेरी मालिश करता रहा। फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता था कि नौकर मेरे कमरे से कब निकला और कब मेरा पति घर आया। मैं सुबह जागी तो मेरा पति बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती थी कि मुझे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। मुझे इस बात का कभी पता ही नहीं चलता था कि मेरा पति कब कमरे में आता है और कब चला जाता है। मैं पूछने लगी कि इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू है कि वह मेरे पति के आने से पहले मेरी मालिश करता तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह जब मैं उठती तो मेरा सिर भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहती। लेकिन यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यह बात मेरे पति को पता चले कि मैं उस नौकर से मसाज भी करवाती थी। एक दिन मेरा पति दिन के वक्त भी घर पर रहा। मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाकर अपने कमरे में नहीं बुलाया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी यही चाहती थी कि यह बात किसी को पता न चले। इस दौरान जब मेरा पति घर से बाहर जाता था, मैं उस नौकर को कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा पति अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि पति के आने से पहले नौकर को भगा दूं। मगर यह नौकर भी बहुत समझदार था। मेरे पति के आने से पहले दूसरे काम पर गया और मेरे पति को कुछ भी पता न चला। मैं मसाज घर की नौकरानियों से भी करवा सकती थी, मगर उस नौकर के हाथ में क्या जादू था कि मैं हर रोज उसे अपने कमरे में बुला लिया करती थी। मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा था। जिस रात मैं नौकर से मसाज नहीं करवाती थी, उस रात मेरे पूरे शरीर में दर्द होता था। सुबह मैं जागती थी तो मेरा सिर भारी हो जाता था और मुझे थकान हो जाती थी। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़े बदले जा चुके थे। ये क्या माजरा था? ऐसा कौन करता था? क्या मेरा पति मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई और मैं आईने के सामने आई तो चौंक गई। मेरे पूरे शरीर पर निशान पड़ गए थे। ये कैसे निशान थे? मैं अपने शरीर पर हाथ फेरने लगी। मैं जैसे ही इन निशानों को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा न हुआ। अगले दिन फिर मैंने अपने शरीर को देखा। यह निशान खत्म होने के बजाय फैलने लगे थे। मैं घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया और उसने मुझसे मालिक के बारे में पूछा। मैं उससे यह निशान छुपाना चाहती थी, इसलिए उसे कहा कि आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर गई थी। किसी दिन मेरे पति ने यह निशान देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मैं यह सोच सोच कर थक चुकी थी, इसलिए मैंने तकिए पर सिर रख दिया। नौकर मेरा मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगीं। तभी मुझे नौकर ने मुझसे ऐसी बात कह दी जिससे मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालकिन, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी आंखें बोझिल होने लगी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई और फिर मैं गहरी नींद सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरा पति अभी बिस्तर में लेटा हुआ था। मेरा सिर भारी हो रहा था और शरीर दर्द से टूट रहा था, मगर इसके बावजूद मैं अपने पति के करीब आई। उसे धीरे से निशानों के बारे में बता दिया। मैंने सोचा कि ये निशान बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे बात अपने पति को बता देनी चाहिए। ये सुनकर मेरे पति ने मेरे शरीर से कपड़ा हटाया तो वो उछल पड़ा। वो मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि तुम्हारे गुनाह हैं। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरा मर्द तलाश कर लिया? मैं काम में व्यस्त था, मरा तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला दिया। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उससे कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूं। मगर मेरे पति हंसने लगे और कहा कि ये निशान बता रहे हैं कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा। मैं तुम्हें तलाक के कागजात भेज दूंगा। बस मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। मैं रोते हुए अपने माता पिता के घर आ गई और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। वो मेरे अपने थे, इसलिए उन्होंने एतबार कर लिया।
उन्होंने कहा कि वो मेरे पति से बात करने जाएंगे, मगर उनके जाने से पहले ही तलाक के कागजात आ गए और मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजड़ गई। मैं इसका जिम्मेदार किसे ठहराऊं? कोई भी तो नहीं था। मैं कई दिन तक रोती रही और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं मरने वाली हूँ। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भागकर गई कि शायद मेरे पति होंगे। उन्हें मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया होगा। मगर वहां मेरा पति नहीं, बल्कि वही नौकर था जो उसके घर में काम करता था। मैंने उससे आने की वजह पूछी तो कहने लगा कि वो निशानों के बारे में जान गया था, जिसे सुनकर मैं और ये भी कि ये क्यों हुए थे। ये सुनकर मैं खड़ी हो गई और जब समझ आई कि मेरे पति ने मुझ पर इतने गंदे इल्जाम क्यों लगाए थे, ये देखकर मैंने नौकर के सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। ये मेरे शरीर पर कैसे आ गए थे? तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ क्या किया था? मुझे सच सच बताओ। जिसे सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, मेरा नाम सलमान है और मैं तुम्हारे साथ अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मगर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था और मैंने सोचा था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली के मुंह से मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी करना चाहती है, इसलिए मैंने डरकर तुम्हारे घर रिश्ता भेज दिया। मगर तुम्हारे पिता ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तभी करूंगा जब वो डॉक्टर बन जाएगी। इसलिए मैं निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करने लगा। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने चचेरे भाई की शादी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। तभी तुम्हारी शादी हो गई। वो ये सब कह रहा था और मैं अविश्वास से उसे देख रही थी। जब मैं वापस आया तो मेरा प्यार किसी और की दुल्हन बन चुका था और मैं तुम्हारे प्यार और दीवानगी में तुम्हारे ही घर का नौकर बन गया, ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसीलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाता था और रोज रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था, ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारे पति तुम्हारे करीब ना आ सकें। क्योंकि तुम मेरी थीं, मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। क्या तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत किया? ये सुनकर उसने मेरा हाथ अपने सिर पर रखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी इजाजत के बिना मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। ये सुनकर मैंने उन निशानों की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के शरीरों पर थे। ये सुनकर वो हंसने लगा और कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और ये सिर्फ इन्फेक्शन है। ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारे पति को हम दोनों पर शक हो जाए। ये कहकर उसने मुझसे माफी मांग ली और मैंने पूरे 2 साल उसे सजा देने के बाद माफ कर दिया और फिर उससे शादी कर ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। हर रोज नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नए आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। हर रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी सभी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मेरा नाम गोपाल है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हम चेन्नई के एक घनी आबादी वाले इलाके में रहते हैं, जहां पर हमें एक दूसरे की खबर होती है कि कौन कहाँ रहता है। हमारी गली में जितने भी लोग रहते थे, उन सब से हमारी खास जान पहचान थी। खास तौर पर हमारे सामने वाला घर, उनके घर हमारा बहुत आना जाना था। सामने घर में जो महिला रहती थी, उसकी मेरी माँ के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए मैं उसे काला कहता था। एक दिन मैं अपने काम में व्यस्त था कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, सामने रहने वाली 35 वर्षीय महिला मुझे देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर अपना ध्यान दूसरी तरफ कर दिया। फिर ये रोज का मामूल होने लगा। मैं कुछ भी कर रहा होता तो वह मुझे जरूर देखती। अक्सर मैं अपने गैराज में अपनी बाइक धो रहा होता तो वह टकटकी बांधे मुझे ही देखती रहती। एक दिन वह मेरे पास से गुजरी और कहने लगी, कभी अपनी मौसी के घर भी आ जाया करो, मैंने भी तुमसे कोई चीज धुलवानी है। ये सुनकर मैं काफी हैरान हो गया, क्योंकि मुझे उसका बात करने का अंदाज बहुत अजीब लग रहा था। खैर, एक दिन मैं उसके घर चला गया। वह मुझसे कहने लगी, आज दूध बहुत ताजा है, चाय पियोगे? वह जिस अंदाज से कह रही थी, मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। खैर, मैंने अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया और चाय लाने को बोल दिया। फिर कुछ देर में उनसे बातें करता रहा। मैं बार बार जाने के लिए कहता तो वह मुझे बातों में लगा लेती। इस तरह करके उसने मेरा पूरा घंटा ले लिया। फिर बड़ी मुश्किल से टाल मटोल करके मैं अपने घर आ गया और घर आकर उस महिला की बातें सोचने लगा कि आखिर यह किस तरह की बातें मेरे साथ कर रही थी और यह मुझसे क्या चाहती है। मैंने उसकी बातों पर गौर किया
लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह ऐसी बातें क्यों कर रही है। मैं उसको मौसी कहता था और वह मेरे साथ किस तरह की बातें करती है। मेरी समझ में कुछ ना आया। खैर, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सारी बातों को इग्नोर कर दिया। एक दिन मैं गली से गुजर रहा था। सामने वाली मौसी ने मुझे अपने घर बुलाया। कहने लगी, मुझे तुमसे काम है। काम का सुनकर मैं उनके साथ चल पड़ा। जैसे ही मैं अंदर गया तो वह बड़े खुले अंदाज में मुझसे बातें कर रही थी। मैंने काम का कहा तो कहने लगी, अभी बता देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि इस महिला का पति अक्सर घर पर नहीं होता है और यह महिला ज्यादातर घर ही में अकेली रहती है। उस दिन मौसी ने बड़ा चुस्त लिबास पहना हुआ था। कहने लगी, काम का अभी बताती हूँ, पहले तुम चाय पी लो। मैंने फिर इनकार कर दिया तो कहने लगी, तो फिर तुम दूध ही पी लो, बहुत ताजा दूध है। मैं कुछ भी न कह सका। वह मेरे लिए दूध लेने चली गई। फिर जब उन्होंने दूध का गिलास मुझे लाकर दिया तो मौसी ने मेरे हाथ पर हाथ फेर दिया। ये हरकत मुझे बहुत ही बुरी सी लगी, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन मौसी का कोई और ही प्लान था, जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर वह मुझसे कहने लगी, तुम आज सही वक़्त पर मुझे गली में नजर आ गए हो। आज तुम्हारा मामा घर पर नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा, आपको मुझसे क्या काम है? टर्न तो वह कहने लगी, घर में थोड़ा सा सामान पड़ा है जो मैंने गैलरी में रखवाना है। घर में तुम्हारे मामा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद ले लेती हूँ। क्या तुम कुछ सामान रखवा दोगे? पहले तो मुझे थोड़ी सी झिझक महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने हेल्प करने की हामी भर ली। सामान के नाम पर 2 छोटे से कार्टन थे, जो कि इतने भारी भी नहीं थे और इसे कोई भी महिला रख सकती थी। मैंने आराम से कार्टन उठाए और ऊपर रख दिए और फिर मैं अपने घर चला आया। मुझे हैरानी होने लगी कि 2-4 किलो कोई भी महिला वजन उठा सकती है। शायद मौसी ने मुझे जानबूझकर घर बुलाया था। ऐसे ही करके वह मुझे अपने घर बुला लिया करती थी। लेकिन बहाने बहाने से मुझे घर पर बुलाने का मकसद समझ नहीं आ रहा था। मुझे फिलहाल इसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी और उसकी उम्र में काफी फर्क था, लेकिन उसको मेरे अंदर न जाने क्या दिलचस्पी थी जो हर तरफ मुझे ही देखती रहती थी और बहाने बहाने से मुझे अपने घर बुला लेती थी। एक दिन मैं काम से घर आया तो घर का दरवाजा बंद था। बुआ के यहाँ कोई इमरजेंसी बन गई थी, इसलिए सारे घर वाले उधर चले गए और घर की चाबियां आने वाली मौसी को दे गए। मैंने जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया तो सामने वाली मौसी फौरन अपने घर से बाहर आई और कहने लगी, इधर हमारे घर आ जाओ कुछ वक्त के लिए। तुम्हारी माँ चाबियां मुझे दे गई है। मैंने चाबियां मांगी तो मौसी मुझसे कहने लगी, अकेले घर में जाकर क्या करोगे? इधर मेरे घर आ जाओ, मैं भी घर में अकेली हूँ। जब वह आ जाई तो तुम फिर वापस अपने घर चले जाना। मौसी ने मुझसे 2-3 बार इसरार किया तो मैंने उसकी बात मान ली और मैं उसके घर आ गया। आते ही उसने मेरे सामने पानी का गिलास रख दिया। फिर मुझसे कहने लगी कि आज तुम बहुत थके थके लग रहे हो। उसने मेरा बैग पकड़कर फौरन साइड पर रख दिया। मौसी मुझे ऐसे अपनत्व का एहसास दे रही थी जैसे मैं उसका कोई बहुत ही खास लगता हूँ। ऐसे काम तो महिला अपनी पत्नी के आने पर करती है, लेकिन वह न जाने क्यों मुझे इतनी अहमियत दे रही थी। फिर कुछ वक्त के बाद उसने मेरे सामने खाना रख दिया। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो 10 बज चुके थे। मैंने खाना लेकर खा लिया। मुझे मौसी का यह अंदाज बहुत पसंद आने लगा। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि पड़ोसी इतने अच्छे होते हैं। खाना खाते वक्त मौसी मेरे सामने बैठ गई। खाना खाते हुए मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था और वह भी मुझे ही देख रही थी। फिर मौसी मुझसे कहने लगी कि अभी तक तुम्हारे घर वाले नहीं आए, इसलिए आज की रात तुम यहीं पर मेरे पास रुक जाओ। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। मौसी का एक एक लफ्ज मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। वह जिस तरह से ख्याल रख रही थी, मेरी यह ख्वाहिश होने लगी कि काश मेरी पत्नी भी ऐसी ही हो। इस वक्त जब मैं यह सब कुछ सोच रहा था, मौसी मेरे पास आई और अपना हाथ मेरे सर में फेरने लगी। कहने लगी, आज तुम बहुत लेट आए हो और तुम्हें बहुत थकान हो गई होगी। मैं तुम्हारे सर में मसाज कर देती हूँ। मौसी के हाथ का स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे जहन में कई तरह की बातें चलने लगीं। मेरे घर वालों का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने शायद आज घर नहीं आना था और मौसी भी आज घर पर अकेली थी। पहले तो मुझे ये नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि मुझे इस चीज का कोई गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हमारा घर तो सामने ही है। आज की रात यहीं पर रुक जाता हूँ, सुबह जल्दी अपने घर चला जाऊंगा। मौसी मेरे सर में अपनी उंगलियां चलाने लगी। मैं इसे मौसी की मदद समझ रहा था, लेकिन वह मेरे साथ रात को कुछ और ही करने वाली थी।
जो मेरी जिंदगी का पहला अनुभव हो सकता था। फिर मेरी आंखों में नींद आ गई। मौसी ने मुझे अपने बेडरूम में सोने के लिए कहा। जिस तरह से मुझे नींद आई थी, मैंने कोई दूसरा सवाल नहीं किया और फौरन उनके बेडरूम में जाकर सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मौसी भी उसी कमरे में मेरे साथ सो रही थी। मौसी को अपने साथ इस तरह सोते हुए देखकर मैं थोड़ा दूर हो गया। मौसी ने नाइटी पहन रखी थी और उसी हाल में आकर सो गई थी। मुझे गहरी नींद के कारण पता ही नहीं चला कि वह मेरे पास आकर सो गई है। जैसे ही मैं उठा, मौसी भी उठ गई। तब मैंने उनसे कहा, ये क्या हरकत है? आप मेरे पास क्यों सोई हैं? तब मौसी कहने लगी, मैं बाहर सोफे पर सो रही थी, लेकिन मुझे वहां पर बहुत सर्दी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ बेडरूम में आकर सो गई। मैंने एक और चीज नोट की, मेरे जिस्म पर कमीज भी नहीं थी। मैंने फौरन से कमीज पहनी और जल्दी से अपने घर चला गया। मैंने घर का दरवाजा खोला और फौरन अपने घर अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद घर वाले भी आ गए। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर रह गए थे। फिर वह मुझे बताने लगे कि बात ही ऐसी थी, इसलिए हमें वहां पर रहना पड़ा। फिर उन्होंने मुझसे मौसी के बारे में पूछा, क्या तुमने उनसे चाबी ले ली थी? फिर उन्होंने मुझसे मौसी के बारे में पूछा कि तुम किस वक्त आए और कब आए? तुमने उनसे चाबियां ले ली? मैंने टाल मटोल से काम लिया और उन्हें यह भी नहीं बताया कि मैं रात उनके घर रुका था। फिर मैं सोचने लगा कि मैं कैसे इतना बेखबर होकर मौसी के घर सो गया था। मुझे मौसी का कमरे में आने का पता भी नहीं चला। मेरे साथ क्या हुआ? मेरे जहन में बहुत सारे सवालात थे। मौसी ने मुझे जो खाना खिलाया था, उसके बाद फौरन मुझे नींद आ गई थी। शायद उसने नींद में मेरे साथ कुछ गलत किया है, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं पुरसुकून सोया हुआ था। एक दफा फिर से मुझे सारे लम्हे याद आने लगे। खैर, पिछली रात जो गुजरी थी और जिस तरह का माहौल था, उसने मुझे मौसी के बहुत करीब कर दिया था, लेकिन वह शादीशुदा थी, इसलिए मैंने अपने जज्बात पर कंट्रोल रखा और खुद को बहकाने से बचाया। लेकिन जो कुछ वह मौसी हरकतें कर रही थी, उससे साफ जाहिर था कि वह सब कुछ चाहती है। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो सारा दिन मौसी की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। मेरे दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया। मेरा दिल किया कि मैं मौसी से बात करूं। एक दिन मैं यूं ही गली से गुजर रहा था तो देखा, मौसी के घर का दरवाजा बंद था। मैं जब भी गली से गुजरता था तो अक्सर मौसी मुझे ही देख रही होती थी, लेकिन आज वह वहां पर मौजूद नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। फिर मैं उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचा। मुझे उसको देखने की बेचैनी हो रही थी। जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो अंदर से मुझे कुछ लोगों की आवाजें आ रही थीं। मुझे लगा उसके घर में कोई मेहमान होंगे, इसलिए मैं वापस आ गया और अपने घर में दाखिल हुआ। मौसी को देखने के लिए मेरी आंखें बेचैन थीं, क्योंकि जो जो ख्वाहिशात मेरे दिल में जन्म ले रही थी, मुझे उनको पूरा करने की बेचैनी हो रही थी। और यकीनन मौसी भी उन सब के लिए तैयार थी, इसलिए बस जरूरत थी सिर्फ एक मुलाकात की, जिसमें सब कुछ हासिल हो जाना था। उस दिन शाम तक मैं उसका इंतजार कर रहा था। शाम को मैं मौसी के घर में दाखिल होने लगा तो मुझे मेरे भाई ने देख लिया। मेरा भाई भी गली से आ रहा था। उसे देखकर मुझे कुछ हैरानी हुई। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गए? फिर मेरे भाई ने कहा कि भाई, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले घर चलें, मुझे बहुत भूख लगी है। हम दोनों अंदर दाखिल हुए। रात का वक्त हो रहा था। हम दोनों ने खाना खाया। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। फिर यूं ही पूरा दिन गुजर गया। रात का वक्त हुआ। हम दोनों ने खाना खाया और मेरा भाई सो गया। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मेरा भाई उठकर अपनी जगह से कहीं पर जाने लगा। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे समझ आ गई कि वह नींद में चल रहा है। मैंने उसे पकड़कर वापस अपनी जगह पर सुला दिया। अगले दिन मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं मौसी से जरूर मिलूंगा, क्योंकि उसे मिले बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। एक दिन मैं घर से बाहर निकला तो मौसी अचानक वहां आ गई। मौसी ने बहुत सुंदर ड्रेस पहना हुआ था। जिस तरह की वह आज लग रही थी, मुझे वह बहुत पसंद आ रही थी। अभी मैं कोई बात करने ही लगा था कि वह मुझसे कहने लगी, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मौसी को किस तरह की मदद चाहिए थी, ये तो मुझे साफ समझ आ रहा था, इसलिए मैंने बगैर सोचे समझे उसे हाँ कह दिया। मौसी ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मैंने कहा, ठीक है। फिर वह मुझसे कहने लगी कि मैं तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद मौसी तैयार होकर आई तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। मौसी मेरे पीछे बाइक पर बैठी और हम निकल पड़े। कुछ देर के बाद मैं उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया।
मैंने मौसी से पूछा कि तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आई हो। वह मुझसे कहने लगी कि मेरी यहाँ पर कुछ जमीन है, और फिर वह मुझसे कहने लगी कि यहाँ मेरी एक दोस्त का फ्लैट है। मैं फ्लैट वाली बात सुनकर समझ गया, यानी आज जो मेरे दिल में था वह पूरा होने वाला था। इसी सोच में मैं उसके पीछे चल पड़ा। गली के कोने में एक फ्लैट था। वह फ्लैट के अंदर दाखिल हुई और मैं भी अंदर गया। वहां अंदर कुछ कमरे थे। मौसी ने कमरे का दरवाजा खोला, जिसके अंदर सिर्फ एक बिस्तर पड़ा हुआ था। मौसी बिस्तर पर जाकर बैठ गई। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं आता, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ एक ही तरफ था। मैंने मौसी की तरफ देखा और हर चीज को इग्नोर कर दिया। मैं फौरन से जाकर मौसी के पास बैठ गया। अभी मैं पास बैठकर कुछ करने ही वाला था कि कमरे में 4-5 लोग दाखिल हुए, जिन्हें देखकर मैं घबरा गया। उनमें से एक के पास कैमरा भी था और कमरे के अंदर बड़ी लाइट जल गई। मैंने मौसी से पूछा कि यह क्या है, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। तभी उनके साथ एक महिला आई और मेरे पास आकर बैठ गई। एक तरफ मौसी बैठी हुई थी और दूसरी तरफ मैं बैठा था। मैंने पूछा, यह सब क्या चल रहा है? उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम जितना भी शोर कर लो, इस कमरे से तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। तब मुझे समझ आई कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। उनमें से एक शख्स पिस्तौल निकालकर मुझे दिखा रहा था। फिर वह मुझसे कहने लगा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जो हम कहते हैं तुम्हें वही करना होगा। मुझे समझ आ गई कि मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। मैंने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मौसी का पीछा किया था, लेकिन बात मेरी जान तक पहुंच गई थी। इसके बाद उन दोनों महिलाओं ने मेरे करीब आने की कोशिश की और वह कैमरे वाला हमारी वीडियो बना रहा था। मुझे समझ आ गई कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। जब किसी ने दरवाजा न खोला तो दरवाजा बाहर से तोड़ दिया गया और अंदर पुलिस दाखिल हुई। पुलिस को देखकर मेरी जान में जान आ गई, लेकिन वह सब लोग डर गए। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया और यह सब कुछ मेरे भाई की वजह से हुआ था। मैं जब घर से बाहर निकला था तो मेरे भाई ने मुझ पर नजर रखी हुई थी। फिर वह मुझसे कहने लगा कि वह काफी दिनों से मुझ पर नजर रख रहा था और अक्सर उस महिला के घर गैर मर्द आते थे, जिन्हें उसने पहले भी देखा था, लेकिन उसे सिर्फ शक था और शक की बिना पर वह कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए जिस दिन मैं मौसी के साथ बाहर जा रहा था तो उसने मेरा पीछा किया। वह सारा रास्ता मेरा पीछा करता रहा और जब हम दोनों के बाद 4 आदमी और एक महिला अंदर दाखिल हुई तो उसने फौरन पुलिस को कॉल कर दी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कुछ गलत होने वाला है। ये मौसी कोई गलत महिला थी। मौसी का पति भी गलत आदमी था। वह मौसी से ये सब कुछ करवाता था। सारा दिन वह घर से बाहर रहता और इसी तरह के कामों में मुलव्विस रहता था, लेकिन हमें आज तक पता ही नहीं चला कि सामने घर में क्या हो रहा है। खैर, इन्वेस्टिगेशन के बाद मौसी को 10 साल की सजा हुई। मुझसे पहले वह और भी बहुत सारे लड़कों को फंसा चुकी थी, लेकिन वह हमारे मोहल्ले के नहीं थे। मोहल्ले में वारदात पहली दफा डाली जा रही थी, जो कि फौरन पकड़ी गई। और यहाँ पर वारदात डालने की वजह यह थी कि उन्होंने यह घर बेच दिया था और वह यहाँ से जाने वाले थे, और इसीलिए जाने से पहले वह ये काम करके जाना चाहते थे, यानी कि मुझे भी लूटना चाहते थे। मेरी वीडियो बनाकर वह मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे और मुझसे बहुत सारा पैसा बटोरना चाहते थे, लेकिन मैं अपने भाई की समझदारी की वजह से बच गया। आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि ऐसी किसी भी महिला के झांसे में ना आए। कोई महिला आपको अकेले में घर में बुलाए तो किसी सूरत उसके घर में दाखिल ना हो। हर महिला बुरी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी अकेले में किसी भी घर में दाखिल ना हो। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस समय पर पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।